जहां पर देश में दिवाली से पहले बड़ी साजिश हो रही है। दिल्ली से लेकर कश्मीर में हुई वारदातें इसी ओर इशारा कर रही हैं। लगातार धमकियां दी जा रही हैं। दिल्ली में ब्लास्ट करके दहशत फैलाने की कोशिश की गई, तो वहीं कश्मीर के गांदरबल में 7 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई। लगातार फ्लाइट्स में बॉम्ब होने की खबरें आ रही हैं। अब तक 100 से ज्यादा फ्लाइट्स में बॉम्ब होने की फर्जी कॉल्स आ चुकी हैं। ऐसे में यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या देश में बड़ी साजिश की जा रही है। खास बात यह है कि दिल्ली और फ्लाइट्स में बॉम्ब की धमकी वाली साजिश में जिस तरह से खालिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है, यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान खालिस्तान के जरिए देश के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। तो दिल्ली में ब्लास्ट, कश्मीर में टारगेट किलिंग, फ्लाइट में बॉम्ब की धमकियां और एक के बाद एक हम देख रहे हैं। लगातार 100 से भी ज़्यादा ऐसी फ्लाइट हैं जिस पर बॉम्ब की जो खबर है मिली। हालांकि कई बार इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, चेकिंग की गई, बॉम्ब नहीं मिला। लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि किस तरह की साजिश रचने की एक कोशिश हो रही है। कश्मीर में कैसे आतंकियों ने 7 निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। निर्दोष 7 लोगों के मारे जाने के बाद टारगेट किलिंग को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 2024 में अगर हम इस पूरे साल की बात करें अक्टूबर तक, कई बार टारगेट किलिंग के मामले सामने आए। 2023 में टारगेट किलिंग के मामले सामने आए। 2022 में, 2021 में शायद ही कश्मीर को लेकर ऐसा कोई भी साल हुआ होगा जिस साल टारगेट किलिंग कश्मीर में ना हुई हो। और ये वहां के प्रशासन के लिए, सरकार के लिए अब एक बड़ा मुद्दा हो गया है कि आखिरकार टारगेट किलिंग को कैसे रोका जाए। तो दिल्ली टू कश्मीर साजिश के पीछे कौन है, कौन इस तरह की साजिश रच रहा है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और अब खबर है जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमला, आतंकियों की गोलीबारी में 7 लोगों की मौत, 6 मजदूर और एक डॉक्टर की हत्या। मृतकों में 5 प्रवासी मजदूर हैं। सुरंग बनाने वाली कंपनी के शिविर पर हमला हुआ है और कैसे टारगेट किलिंग जो है वो लगातार लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, वहां पर जो तमाम राज्यों से मजदूर जाते हैं काम करने के लिए या लोग जाते हैं, उनके लिए तमाम चुनौतियां बनी हुई हैं। कश्मीर में कैसे आतंकियों ने 7 निर्दोष लोगों को निशाना बनाया, इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकियों की फिर कायराना करतूत, लश्कर के दहशतगर्द कश्मीर में टेरर अटैक, गांदरबल में प्रवासी मजदूरों पर बड़ा हमला, शाह का अल्टीमेटम, आतंकी चुकाएंगे कीमत। रोते बिलखते ये वो परिवार हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में अपनों को खो दिया। रविवार को गांदरबल के गगनगीर इलाके में आतंकियों ने फिर से टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस हमले में बड़गाम के डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत हो गई। मोहसिन शाहनवाज डार है, मेरा पापा डॉक्टर शाहनवाज डार, जो एक ऑनेस्ट पर्सन माना जाता है इस एरिया में, जो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वहाँ सोरा में कैजुअलिटी में होता था, वहाँ देखता था अपने एरिया का कोई बंदा मत है, मैं उसकी कुछ हेल्प कर सकूं। आतंकी हमले में कठुआ के रहने वाले शशि भूषण अबरोल भी मारे गए। केंद्र सरकार के टनल प्रोजेक्ट में अबरोल डिजाइनर थे। इस दुखद घटना के बाद अबरोल का परिवार सदमे में है। पूरे घर में मातम पसरा है। कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, कोई पुलिस से कोई इन्फॉर्मेशन, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं आई है कि ऐसा कुछ हुआ है, और अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। तो हमने ऐसे पीसीआर से कांटेक्ट किया कि क्या है, कि हम कैसे हमें बॉडी मिल सकती है। तो वो बोलते हैं कि अभी हम कर रहे हैं, पोस्टमार्टम हो रहा है, अभी तक पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। तो अभी रात की अगर 8 बजे की ये इंसिडेंट हुए तो अभी 10:30 बज गए हैं, तो अभी तक कुछ पोस्टमार्टम का कुछ वो नहीं पता है, कुछ वो नहीं पता लगा। और उनसे पूछा कि क्या हमारी बॉडी हैंड ओवर करो, तो वो बोलते कि शायद से क्या पता कश्मीर आना पड़े आपको बॉडी। मतलब ये तो हरासमेंट होगी ना फैमिली के लिए, अगर हमें कश्मीर बॉडी लेने जाना पड़ेगा। अगर पीसीआर कश्मीर में ऐसा कुछ हुआ है तो वो पीसीआर जम्मू में बॉडी शिफ्ट करें और बॉडी जम्मू में शिफ्ट करके हमारे पास आए।
टनल प्रोजेक्ट के मजदूरों पर हुई टारगेट किलिंग में पंजाब और बिहार के 5 प्रवासी मजदूर भी मारे गए, जबकि 5 मजदूर घायल हैं। आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन TRF ने ली है। इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड TRF का शेख सज्जाद गुल बताया जा रहा है, जिसके इशारे पर बेगुनाह मजदूरों को निशाना बनाया गया। कल एक दुखदायी घटना हुई है गांधरबल जिले में। मैं समझता हूँ कि निर्दोष नागरिकों का खून बहे, इसका समर्थन कोई नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर की पुलिस से मेरी अपेक्षा है कि जल्द से जल्द उन लोगों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और सभी लोगों की पहचान करने के लिए शीघ्रतापूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए। मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आइए हम अपनी पुलिस, आर्मी और सुरक्षा बलों का समर्थन तथा मनोबल बढ़ाने का आह्वान करें। 2024 में टारगेट किलिंग का ये सबसे बड़ा हमला है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के गठन के बाद ये दूसरी टारगेट किलिंग है। लश्कर और उसका संगठन पहले भी गैर प्रवासियों को निशाना बनाता रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रवासी मजदूरों पर आतंकी हमले को कायराना बताया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने इस आतंकी घटना की निंदा तो की है, लेकिन अब भी पाकिस्तान से रिश्ते बनाने के बारे में कहने से नहीं चूके। बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें। भारत सरकार ने TRF को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर के मुखौटा संगठन TRF को लश्कर और जैश के कैडर को मिलाकर बनाया गया है। TRF इससे पहले भी कश्मीरियों, कश्मीरी पंडितों, हिंदुओं की हत्या में शामिल रहा है। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद TRF ज्यादा एक्टिव हुआ है। हमलों की जिम्मेदारी लश्कर नहीं बल्कि TRF लेता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आतंकी घटना में मारे गए लोगों के परिवार के लिए संवेदनाएं व्यक्त करने के साथ ही आतंकियों को अंजाम भुगतने की बात कही है। हमले के बाद गांदरबल और गगनगीर के जंगलों में रात से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीड़ित परिवारों से बात की है। साथ ही कहा है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। सुरक्षा बलों को पूरी छूट दे दी गई है कि जिन लोगों ने ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना की है उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इसमें कुछ बाहर के लोग और कुछ स्थानीय जो उस जेडमोर टनल पर काम कर रहे थे, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है। कल मौके वारदात पर DGP और जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान गए थे। मैं खुद भी आज स्किम्स में घायल लोगों को देख के आया हूँ और अभी एक मृतक परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिला। सुरक्षा बलों को पूरी आज़ादी दी गई और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही जिन लोगों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया है, केवल उसकी निंदा नहीं बल्कि उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए, ये जरूर जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। उससे भी तगड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। उनके परिजनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। जिस कंपनी का काम चल रहा था, उस कंपनी ने भी 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। SRE में भी 6 लाख रुपए हर परिजन को दिया जा रहा है और भी SRO 43 में जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उनके लिए नौकरी का प्रबंध कैसे होगा, ये जल्द देखा जाए। वहीं दिल्ली के रोहिणी इलाके में CRPF स्कूल के पास हुए ब्लास्ट की सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। कई सारे सबूत भी हाथ लगे हैं। वहीं CCTV को खंगाला जा रहा है।
एनएसजी और दूसरी जांच एजेंसियां हर एंगल से ब्लास्ट मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। वहीं इस बीच बड़ा खुलासा हुआ है कि मामले में खालिस्तान कनेक्शन सामने आया है। पाकिस्तान से चलने वाले टेलीग्राम चैनल पर इस धमाके में खालिस्तानी आतंकियों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। सबसे पहले दावा जो है वो टेलीग्राम चैनल जस्टिस लीग इंडिया पर सीसीटीवी फुटेज डालकर बॉम्ब धमाके का दावा किया गया। उसके बाद इस मैसेज को पाकिस्तान से चलने वाले कई टेलीग्राम चैनल पर सर्कुलेट किया गया। तो अब ये साजिश कहां से रची जा रही है, इसके सबूत तलाशने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान से जो टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं उनमें जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उन पर यह मैसेज जो है वो सर्कुलेट किया गया। इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ आयुष शर्मा दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, जम्मू से हमारे साथ अजय जांडियाल जुड़ गए हैं लाइव। सबसे पहले आयुष, मैं आपके पास आना चाहूंगी, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर, रोहिणी में जो ब्लास्ट हुआ है, इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या सामने निकल कर आया है? आयुष, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आप अपना सवाल दोहराइए। आयुष, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर क्या जानकारी है? इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या सामने आया? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से रोहिणी में जो कल धमाका हुआ था उसके बाद से ही कई जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच में जुट गई थी। सबसे पहले दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंचती है पीसीआर कॉल के बाद। उसके बाद ये केस जाता है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के पास। जब स्पेशल सेल इसमें जांच कर रही होती है उसी बीच में यहाँ पर एंट्री होती है एनएसजी कमांडोज की। एनएसजी कमांडोज का एक विशेष दस्ता कल दिल्ली पहुंचता है और रोहिणी में हुए ब्लास्ट की जांच शुरू कर देता है। उसके बाद वहां पर कई अहम सबूत एनएसजी के साथ IFSL यानी फॉरेंसिक साइंस एंड लैबोरेटरी टीम के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एनआईए भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और ये सारी जांच एजेंसियां अपनी एक रिपोर्ट बनाकर होम मिनिस्ट्री को सौंपेगी। उसके बाद होम मिनिस्ट्री कंक्लूजन निकालेगी कि आखिर जो ये धमाका था इसके पीछे कौन था, इस साजिश में किसका हाथ था और आखिर इस धमाके के पीछे का मकसद क्या था। लेकिन जब से रोहिणी में ये ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से ही दिल्ली में पुलिस हाई अलर्ट पर आ गई है। कई जांच एजेंसियां हैं जो हाई अलर्ट पर आ चुकी है। जहां तक बात की जाए दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस ने तमाम जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली के सभी मार्केट्स में, पॉश इलाकों में, वीवीआईपी एरियाज में अलर्ट दिल्ली पुलिस के द्वारा जारी कर दिया गया है। रोहिणी में जो ब्लास्ट हुआ है उसमें कई महत्वपूर्ण चीजें सामने आई है। सबसे पहला तो वो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज जो इंडिया न्यूज ने कल अपने दर्शकों को दिखाया था, उसमें ये चीज देखी गई थी कि किस प्रकार से सीआरपीएफ स्कूल की जो दीवार है उसके अंदर से एक विस्फोटक सामग्री निकलकर सामने आती है और वो विस्फोटक सामग्री रोड के दूसरी तरफ जो दुकानें बनी हुई हैं यानी 30 से 40 फुट का वो पूरा डिस्टेंस था, उन दुकानों के शटर्स की, जो बीच में गाड़ियां खड़ी हुई थी, गाड़ियों के टफ एंड ग्लास की और जो दुकानों पर साइन बोर्ड्स लगे हुए थे उसके पर खच्चे उड़ा देती है। ये मामला था सुबह 7:50 के आसपास का। लेकिन देखिए इस पूरी जो साजिश है, जो ये धमाका हुआ है, अभी तक इसमें साजिश में पर्दा डला हुआ है कि आखिर ये वहां पर विस्फोटक कैसे आया, ये ब्लास्ट क्यों किया गया, इसके पीछे क्या मंशा थी। लेकिन गनीमत ये रही कि रविवार का दिन था, क्योंकि अगर सोमवार का दिन होता जब स्कूल में, ठीक है, रविवार का दिन था और क्या इसके पीछे इंटेलिजेंस का एक फेलियर भी नजर आता है, ये भी बड़ा सवाल बना है। अगर दिल्ली जहां पर सुरक्षा चाक चौबंद रहती है और फेस्टिवल का सीजन चल रहा है और हम देख रहे हैं पुख्ता इंतजाम हम दिल्ली में देखते हैं, और उसके बाद अगर इस तरह का ब्लास्ट हो रहा है तो सवाल कई हैं। हमारे साथ अजय जांडियाल जम्मू से लाइव जुड़े हैं। अजय, टारगेट किलिंग का ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें 7 लोगों की जान चली गई है। हर साल जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए, सरकार के लिए टारगेट किलिंग एक बड़ी चुनौती रहा है। देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मगर पिछले कुछ समय में जो शांति का दौर चल रहा था, चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से हुए, उसके बाद जो है इस तरह की बड़ी घटनाओं को अंजाम देना, क्योंकि आप देखें तो इक्का दुक्का वाकया जो हुए उनको देखकर ये नहीं लग रहा था कि इस तरह का बड़ा हमला हो सकता है, मगर अचानक इस हमले ने जो है एक बार फिर से कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां और बढ़ा दी हैं, क्योंकि जो बाहरी नागरिक जो जम्मू कश्मीर में रहकर अपनी रोजी रोटी या फिर ये कहेंगे कि कश्मीर के लोगों की सेवा के लिए आए हुए हैं, उनकी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि इलेक्शन से पहले भी इस तरह के कुछ वाकया हुए, टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ जिसमें कई बाहरी नागरिकों को निशाना बनाया गया। मौका ऐसा बन गया था, परिस्थितियां ऐसी थी कि कई लोग जो है वो कश्मीर छोड़कर जम्मू और अपने जो गांव है वहां पर लौट गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन 2 घटनाओं ने जो अभी पिछले 4 दिनों में हुई हैं,
उसने एक बार फिर से सुरक्षा बलों पर कहीं सवाल खड़े किए हैं और सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को सोचना होगा और इस चुनौती से निपटने के लिए तमाम तैयारियां जो है वो करनी होंगी। हालांकि आज मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने साफ कहा है कि सुरक्षा बलों को खुली छूट दी गई है ताकि जम्मू कश्मीर में छुपे हुए आतंकियों का सफाया किया जाए और जो भी लोग जिम्मेदार हैं इन हत्याओं के लिए, मासूम निहत्थे लोगों की हत्या करने वाले लोगों को, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा और हर कोई जो भी इस के पीछे होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको उनके कंक्लूजन तक पहुंचाया जाएगा। मगर यकीनन जिन लोगों ने अपनों को खोया है और जो लोग कश्मीर में अभी भी रहते हैं, जिन लोगों के सामने ये वाकया घटा है, उन लोगों में काफी दहशत का माहौल है। कहीं ना कहीं उन लोगों को इस वक्त सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत है, उनको एक सुरक्षा जो है मुहैया करवाने की, या फिर ये कहेंगे कि उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने की बड़ी जरूरत इस वक्त जो है वो आन पड़ी है। और ये जो टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है टारगेट किलिंग को लेकर, मैं चाहूंगी टीआरएफ के बारे में भी आप जानकारी दें। और दूसरा ये सवाल है कि अचानक से एक बार फिर से टारगेट किलिंग के मामले जो हैं 2024 में ही हम नज़र डालें तो 2023 से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा मामले 2024 में देखने को मिले हैं। अब ये एक बड़ी चुनौती तो है ही, और साथ ही क्या जो बार बार कोशिशें की जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर से जो कश्मीरी पंडित या जो लोग एक तरह से चले गए हैं, और दूसरा हम देख रहे हैं कि अब किस तरह से वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश हो रही है। तमाम राज्यों से जो मजदूर हैं या जो लोग हैं जिन्हें वहाँ पर काम मिल रहा है, उन्हें डराने धमकाने की कोशिश, ये सीधा संदेश टारगेट किलिंग के जरिए यही है। देखिए, मैं आपको पिछले कुछ सालों का डाटा बताऊं तो अगर आप देखें तो पिछले लगभग 4 से 5 सालों में जो जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं वो काफी हैं पाकिस्तान को झंझोर कर रखने के लिए। क्योंकि आप देखें तो हर साल साल दर साल जो है 100 से ज्यादा आतंकी मारे जाते रहे और जो टॉप कमांडर टेररिस्ट के थे उनका सफाया हो गया। जम्मू कश्मीर में आप आज किसी भी आतंकी संगठन को देखें तो उसके किसी टॉप कमांडर का नाम किसी को पूछेंगे तो शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि ज्यादातर आतंकी जो है वो मारे गए थे। ऐसे में बौखलाहट इस कदर थी कि जब चुनाव हुए पार्लियामेंट के और उसके बाद विधानसभा के, जब ये शांतिपूर्ण तरीके से हुए, पाकिस्तान और ज्यादा बौखला गया। इस चीज की आशंका पिछले कुछ दिनों से दिख रही थी कि कुछ ना कुछ वारदात को अंजाम देने का प्रयास पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि जो लगातार पाकिस्तान के हालात हैं वो जब दुनिया देख रही थी तो पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं मूक दर्शक बन गया था और पाकिस्तान कश्मीर के लिए जो बोलता था वैसी परिस्थितियां पाकिस्तान के अंदर खाने में अपनी आंतरिक परिस्थितियां पाकिस्तान की बन चुकी थी। तो ऐसे चलिए अजय, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी हम आपसे इस पर चर्चा करेंगे। आयुष भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिल्ली के रोहिणी को लेकर एक बार जरा तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। रोहिणी इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए ब्लास्ट की सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। कई सारे सबूत भी हाथ लगे हैं, वहीं सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। एनएसजी और दूसरी जांच एजेंसियां हर एंगल से ब्लास्ट मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। और वहीं इस बीच बड़ा खुलासा हुआ है, मामले में खालिस्तान कनेक्शन सामने आया है। पाकिस्तान से चलने वाले टेलीग्राम चैनल पर इस धमाके में खालिस्तानी आतंकियों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। सबसे पहले दावा जो है वो टेलीग्राम चैनल जस्टिस लीग इंडिया पर सीसीटीवी फुटेज डालकर बॉम्ब धमाके का दावा किया गया। उसके बाद इस मैसेज को पाकिस्तान से चलने वाले कई टेलीग्राम चैनल पर सर्कुलेट किया गया। और इस पर हमारे संवाददाता जावेद हुसैन की एक रिपोर्ट देखिए। रविवार की सुबह दिल्ली के रोहिणी इलाके के प्रशांत विहार थाना इलाके में सीआरपीएफ स्कूल की बाउंड्री के पास हुए ब्लास्ट के बाद रविवार की शाम कश्मीर के कंदावर में आतंकी हमले में करीब 7 लोग मारे गए। इस आतंकी हमले के पीछे लश्कर-ए-तौबा का नाम सामने आ रहा है, लेकिन लश्कर-ए-तौबा के डमी यानी कि टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये वो फ्रंट है जो इस वक्त कश्मीर में सबसे ज्यादा एक्टिव है और कश्मीर में आतंकी जो मॉड्यूल है उसको अंजाम दे रहा है। टॉप सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो रोहिणी में जो ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट के बाद जिस तरीके से टेलीग्राफ का जो पूरा एक नेटवर्क सामने आया था कि किस तरीके से टेलीग्राम के चैट में पाकिस्तानी चैनल्स जो दिल्ली के रोहिणी में ब्लास्ट हुए सीसीटीवी फुटेज को पूरी तरीके से सर्कुलेट कर रहे हैं, उसमें खालिस्तानी एंगल का दावा भी किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे दावों को लेकर दिल्ली पुलिस की टेरर यूनिट के साथ जो तमाम एजेंसीज हैं वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन जिस तरीके से टीआरएफ का नाम सामने आया, टीआरएफ 2019 यानी कि कुछ साल पहले इसको इस्टेब्लिश किया गया है और ये एक तरह से पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन का ये एक डमी है।
तो क्या जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे टीआरएफ के कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं? जिस तरीके से कश्मीर में टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है, तो क्या ऐसे में जो टीआरएफ है वो अब अपना नेटवर्क देश की राजधानी दिल्ली से लेकर दूसरे राज्यों में भी बनाना चाह रहा है? ऐसा हम नहीं करें, क्योंकि टॉप एजेंसी सूत्रों की माने तो दिल्ली में ब्लास्ट के बाद टीआरएफ के जो कनेक्टिविटी है, उसकी एक्टिविटी, उसको तमाम टेलीग्राम चैनल्स पर पाकिस्तान मॉनिटर करता है। और पाकिस्तान में इस वक्त कई ऐसे आतंकी संगठन एक्टिव हैं जो हिंदुस्तान को लेकर अपने नापाक मंसूबे हमेशा तैयार करते रहते हैं और इसको लेकर कई बड़ी साजिश भी रचते हैं। पाकिस्तान में कई खालिस्तानी आतंकी संगठन भी इस वक्त मौजूद हैं, जो कई बड़े आतंकी जो हिंदुस्तान से भागकर इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के कई आतंकी हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से लश्कर तौबा, जो कि एक पाकिस्तान का आतंकी संगठन है और दुनिया में प्रतिबंधित है, हिंदुस्तान में भी लश्कर तौबा एक आतंकी संगठन घोषित है। और ऐसे में जिस तरीके से लश्कर तौबा का जो इस कनेक्शन में कश्मीर के गंदावर में जो हुए आतंकी हमले में नाम सामने आ रहा है, जिसको लेकर अब जांच एजेंसीज की जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ रविवार के दिन ही सुबह में जिस तरीके से ये पूरा ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद देश की तमाम एजेंसियां इस जांच में जुट गई और कई सैंपल्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद टीआरएफ और यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि कश्मीर में इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव है, इन जैसे आतंकी संगठन की जो एक्टिविटी है पाकिस्तान के टेलीग्राम चैनल्स में, इसको बाकायदा सर्कुलेट किया गया। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या कश्मीर से लेकर दिल्ली का के कनेक्शन के बीच टीआरएफ तो नहीं है। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर देश की जांच एजेंसी जांच में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस की टेरर यूनिट जांच में जुटी हुई, दिल्ली पुलिस की लोकल जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो भी इस पूरे ब्लास्ट को लेकर जांच में जुट गई है। आज सोमवार के दिन सीआरपीएफ की जो स्पेशल यूनिट है बॉम्ब स्क्वाड की, वो पुणे से दिल्ली पहुंची है। तमाम एंगल पे जांच की जा रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से अब टीआरएफ कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है। जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और आयुष भी इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। आयुष, क्योंकि जब हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, 7 लोग टारगेट किलिंग में मारे गए हैं जिसकी जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है। दिल्ली में जो रोहिणी में ब्लास्ट हुआ है, इसके पीछे भी क्या टीआरएफ का हाथ बताया जा रहा है? क्योंकि जावेद की हमने रिपोर्ट देखी। और दूसरा ये कि पाकिस्तान और खालिस्तान का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जैसे ही ब्लास्ट होता है वैसे ही जो पाकिस्तान के कई टेलीग्राम्स चैनल हैं उन पर मैसेज और फोटोज सर्कुलेट होते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब इसमें जांच आगे बढ़ रही है, रोहिणी में जब ब्लास्ट होता है उसके बाद एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाता है। उस सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि ब्लास्ट किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले एक खालिस्तानी टेलीग्राम पेज पर इसकी जिम्मेदारी ली जाती है। कहा जाता है कि अगर हिंदुस्तान की सरकार को और हिंदुस्तान की जो जांच एजेंसियां हैं इनको ऐसा लगता है कि वो किसी टुच्चे गुंडे को हायर करके हमारे मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं, तो शायद वो एक हसीन सपने में जी रहे हैं। ऐसा दावा उस टेलीग्राम मैसेज पर किया जाता है जो ब्लास्ट की सीसीटीवी वीडियो के नीचे लिखा हुआ था। लेकिन देखिए, इसमें अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी किसी भी जांच एजेंसी की तरफ से नहीं आई है, क्योंकि एक खालिस्तानी टेलीग्राम पेज पर इसकी जिम्मेदारी तो ली गई, उसके बाद कई पाकिस्तानी टेलीग्राम पेजेस सामने आए जिन्होंने इसको प्रमोट किया। कई ऐसे कश्मीरी सेपरेटिस्ट पेजेस थे जिन्होंने ये बात बोली कि हालांकि हम ऐसे किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उसको प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि ये हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ है। तो ये पूरा नेक्सस है, और ये जो पूरा नेक्सस है ये एक ही चीज पर काम कर रहा है। इनका जो षड्यंत्र है वो है हिंदुस्तान के खिलाफ किसी भी प्रकार से कोई भी घटना जो होती है उसको प्रमोट करना, और इसी घटना को टेलीग्राम के जरिए प्रमोट किया जा रहा है। कई बार क्या होता है कि ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी कुछ संगठन ले लेते हैं, लेकिन ये संगठन क्या वाकई इसके पीछे थे भी या नहीं, ये जांच का विषय है। जब तक आधिकारिक जानकारी नहीं आ जाती, सिर्फ अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है कि जिम्मेदारी ले ली गई है तो हो सकता है कि इसके पीछे खालिस्तानी आउटफिट्स का ही काम हो। लेकिन इस चीज को बिल्कुल पूरी तरीके से हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं लगातार पिछले कई दिनों से जिस प्रकार से बॉम्ब थ्रेट्स आ रहे थे, फिर चाहे वो फ्लाइट में हो, स्कूल्स में हो, वो अभी तक हॉक्स कॉल निकली थी, यानी कहीं पर भी कोई भी विस्फोटक या बम जैसा पदार्थ नहीं मिला था। लेकिन इस बार क्या होता है, देखिए बॉम्ब मिलता है और उसके बाद वो ब्लास्ट भी होते। जी बिल्कुल, इस खबर पर आप नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अजय चांडियाल जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे त्योहारों को देखते हुए लखनऊ के